हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। और आज हम कर रहे हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर्स। आपको करना क्या है यहाँ आने के लिए, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करना है। आप यहाँ आ जाएंगे, 16 जुलाई पे आप क्लिक करेंगे और फिर आज के करंट अफेयर्स खुल जाएंगे। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू यूज़ ऑफ मनी बिल्स टू पास लॉज। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए मनी बिल होते क्या है। मनी बिल क्या है, आर्टिकल 110 में हमें यहाँ पे आप क्लिक करें, हमने लिंक्स दे रखे हैं, जहाँ जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसके लिंक होते हैं। आप सीधे मनी बिल पे आ जाएंगे इनके नोट्स पर, ठीक है। हम ये हमारी कोर वेबसाइट के नोट्स हैं। तो आर्टिकल 110 क्या कहता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ वो टाइप के बिल्स होते हैं जो कि इन 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड हों। किस टाइप की चीज़ें, जैसे रेगुलेशन ऑफ टैक्स हो, इसका रिमिशन, एल्ट्रेशन, एबोलिशन, इम्पोजिशन, कोई भी चीज़ हो इनमें से, कि आपने कोई नया टैक्स लगाया है, पुराने को हटाया है, ठीक है, इसका एल्ट्रेशन करा है रेट्स का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर कि रेगुलेशन और बोरोइंग ऑफ फंड, सरकार जो फंड ले रही है उसको कैसे खर्च करना है या कैसे लेना है, किन किन हेड्स के अंडर ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। कोई भी फंड लिया गया है या टैक्स मिला है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, जो जनरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अब इसकी कस्टडी और उसकी पेमेंट या इस कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉल, किसी भी किस्म से सरकार किसी स्कीम में खर्च कर रही है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसीप्ट ऑफ फंड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि इसके अंदर कोई रिसीव करा गया है, ठीक है, और डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर मनी बिल क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पैसा कैसे आएगा, टैक्स वगैरह भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस फंड में पैसा कैसे आएगा, इससे एप्रोप्रिएट कैसे करा जाएगा, वो सारी चीज़ें मनी बिल में हैं। क्यों इस तरह डाली गई हैं कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए। सरकार नहीं चल सकती अगर वो अपने फाइनेंसेस को फ्रीली मैनेज नहीं कर सकती। तो करा क्या गया है, कुछ सब्जेक्ट्स को हमने डाल दिया है मनी बिल बनाकर। अब कुछ सब्जेक्ट्स को हमने मान लिया है कि ये है मनी बिल वाले सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या, हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो मनी बिल के सब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस हो पाए लोकसभा में, ताकि राज्यसभा सरकार को इतना ना कंट्रोल करना शुरू कर दे कि उसको पैरालाइज कर दे उसके चलने का तरीका, है ना। इसलिए सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं और प्रीवियस एसेंट के साथ इंट्रोड्यूस करे जाएंगे प्रेसिडेंट की। और जब एक बार लोकसभा ने पास कर दिया, 15 दिन के अंदर, ऐसा नहीं है कि उस बिल को ब्लॉक करके बैठ जाए राज्यसभा, है ना। 15 दिन के अंदर या तो उन्हें पास करना है या फिर रिजेक्ट करना है, या जो भी उन्हें करना है। एनीवे, अगर उन्होंने कुछ भी करा, लोकसभा मानने के लिए उन सारी सजेशंस को बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा को चलानी है सरकार चलती रहनी चाहिए, इसलिए मनी बिल को इस तरह रखा गया है। अब ये जो तरीके हैं, कहने का मतलब है मनी बिल के ऊपर सरकार का काफ़ी कंट्रोल होता है, आसानी से वो पास करा पाते हैं। अगर कोई बिल अटक रहा है और राज्यसभा पास नहीं करने दे रही, तो सरकार क्या कर सकती है, बहुत आसान तरीका है, उसको मनी बिल डिक्लेयर करो और उसको पास करा दो। मनी बिल डिक्लेयर कौन करता है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो सर्टिफाई करता है कि ये बिल जो है इसके अंदर ये सारी छः या इनमें से कोई एक चीज़ें या इससे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ये है मनी बिल, ठीक है। इस तरीके से डिक्लेयर हो जाता है कि ये बिल एक मनी बिल है। और फिर वो सारी चीज़ें कि प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ वो क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस होगा, और खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो पाएगा, राज्यसभा के पास उसके रिगार्डिंग ज़्यादा पावर नहीं होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकार ने करा क्या है, इन पावर्स का यूज़ करके स्पीकर के थ्रू क्या कराया है कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, और एंड फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 के अंदर उन्होंने क्या करा, इसको मनी बिल बनाकर पास कर दिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ चीज़ें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड हैं। जब ऐसा है, जब क्रिमिनल लॉ के तरीके से है, तो कहने का मतलब है ये मेयरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाली चीज़ नहीं है, तो इसको क्या मनी बिल की तरह पास करा जा सकता था। अब ये मामला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस इशू में देखेगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा पहले भी हो चुका है, सरकार ने आधार बिल मनी बिल लेकर कहकर पास करा दिया था, और उसके बाद हुआ ये था कि ज़्यादातर चीज़ों में, जैसे प्राइवेट चीज़ों में भी हमें आधार की ज़रूरत थी, मोबाइल वगैरह लेने के लिए और ये सब,
सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू लिया था कि वो सारी चीज़ें जो कि मनी बिल, ये जो आधार बिल पास हो गया उसके बेसिस पे आधार आया, पूरे आधार सिस्टम को थोड़ी वो नलीफाई कर सकते थे। तो उन्होंने करा क्या कि मनी बिल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आधार बिल में थी उन सबको तो रख लिया, बाकी सारी चीज़ों को निकाल दिया। जैसे कि जो स्कीम है वो स्कीम का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, तो सरकार ने कह दिया भाई आधार की वहाँ ज़रूरत होगी अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब आप अगर किसी सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल की सिम ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप आधार की तरफ पहचान पत्र दें, आप अपना पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप आधार ही बनाएं उसके लिए। तो अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है चीज़ तो फिर आपको आधार की ज़रूरत पड़ेगी अगर स्कीम वगैरह आप ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे करा जा सकता है, ये एक इशू बन सकता है क्या, सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो भी आर्टिकल 110 से रिलेटेड यानी कि मनी बिल से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको तो रख लिया जाए, बाकी सबको हटा दिया जाए, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि क्या होता है क्राइटेरिया मनी बिल वगैरह का, ठीक है। ये क्या है कि लिखने के लिए आपके लिए अच्छा है, अगर आपको कॉपी करके अपने डिजिटल नोट बनाने आप इसमें जाइएगा, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। एनीवे, एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ क्या है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैज़ एग्रीड to list petition challenging the passage of contentious amendment through money bill in parliament, और this issue was referred to a 7-judge bench in 2019 नवंबर में by previous 5-judge bench, ठीक है। जब रंजन गोगोई थे हमारे चीफ जस्टिस। कोर क्वेश्चन क्या है कि ऐसे अमेंडमेंट सच एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फाइनेंस एक्ट के अंदर जो भी करेक्शंस थे ये मनी बिल की तरह पास हो सकते थे कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब ये वापस सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट कर दिया ये मामला, हो सकता है एक और हायर बेंच देखे इस चीज़ को, हो सकता है 7 जनों की बेंच है, अभी लिस्ट हुआ है, ठीक है। देखते हैं आगे चीज़ें होंगी। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना, क्या चेंज मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मनी बिल पे अब क्वेश्चन आ सकता है, मतलब, ठीक है। तो चलो मेंस आने वाले हैं, हो सकता है इस पर आ जाए सवाल। इंडिया एंड रशिया हैव डबल्ड रुपी रूबल पेमेंट्स इन 2024। आपको याद होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे रशिया में और हमने ये कहा है कि हम $100 बिलियन तक का ट्रेड करेंगे, टारगेट 2030 तक, ठीक है। अब ऐसे में ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी प्रोत्साहन देने वाली है कि हमारा जो रुपी रूबल ट्रेड है वो डबल हो गया है। डबल कैसे हो गया, क्योंकि हमने 2024 में ऑयल बहुत इंपोर्ट करा है, ऑयल की कीमत भी बढ़ गई है और ये सारी चीज़ हम डॉलर से नहीं कर रहे हैं, सबका सब रुपये रूबल में हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डॉलर स्विफ्ट सिस्टम पे चलता है और स्विफ्ट सिस्टम जो है ये पेमेंट का एक सिस्टम है, इंटरनेशनल पेमेंट का सिस्टम, इंटर गवर्नमेंटल पेमेंट होती है जनरली इससे। ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पे रशिया की ट्रांजैक्शन रोक दी गई है, उस पर एम्बार्गो लगा गया है, एक बैन लगाया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वो फोर्स्ड है रुपया रूबल या और किसी करेंसी में ट्रेड करे, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, डॉलर में ट्रेड नहीं होगा तो किसी चीज़ में तो होगा, तो रुपया और रूबल के ट्रेड बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रुपी रूबल अरेंजमेंट, इंडिया इज एक्सप्लोरिंग अ रुपी रूबल अरेंजमेंट विद रशिया so that Indian exporters which haven't been paid due to Russia-Ukraine escalations can be paid in rupees rather than euros या dollars। तो देखो होता क्या है कि अभी जैसे हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं ऑयल, जनरली होता क्या है कि एक नॉस्ट्रो अकाउंट, इस चीज़ को कहते हैं कि एक नॉस्ट्रो अकाउंट बना दिया जाता है इंडिया के अंदर। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, किसी और सरकार का या बैंक का हमारे देश के अंदर अकाउंट, हमारे देश के किसी बैंक के अंदर अकाउंट। तो कोई और बैंक किसी और बैंक में अकाउंट खोले किसी और देश में जाकर, उसको क्या बोलोगे आप, नॉस्ट्रो अकाउंट। तो होता क्या है कि जितनी भी अब ये हम मान लीजिए रशिया ने इंडिया के किसी बैंक में अकाउंट खोल लिया, तो जितना भी तेल वहाँ से आएगा उसकी पेमेंट हम क्या करेंगे, रशिया को डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि उसके ऊपर डॉलर वाला एम्बार्गो लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट में पे कर देंगे, है ना। तो ये काम हम करते हैं। अब क्या है कि उनके अकाउंट में जो पैसा है उसी पैसे से हमारे एक्सपोर्टर को पैसा मिल जाए, कि हमारे एक्सपोर्टर्स वहाँ जो भी सामान भेज रहे हैं उसका जो पैसा है रशिया इस अकाउंट के थ्रू पे कर दें हमें, ठीक है। तो हम इस टाइप के अरेंजमेंट जनरली करते हैं, ठीक है। कलकत्ता में एक्सिम बैंक के किसी ब्रांच में जनरली ऐसा काम होता आया है आज तक, ठीक है। खैर एनीवे, एनालिसिस क्या है, स्वेयर बैंक रिपोर्ट्स a growing trust in Indian rupee among its clients with a doubling of rupee रूबल। तो स्वेयर बैंक कोई होगा, उनकी रिपोर्ट कह रहे हैं कि ये हमने डबल कर दिया रुपी रूबल पेमेंट सिंस लास्ट ईयर डिस्पाइट US और EU sanctions
द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो इंक्रीज हुई है 80% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, ऑलरेडी 80% इंक्रीज हो गई है। द कॉरपोरेट्स हैव इंक्रीज्ड रुपी डिपॉजिट सिग्निफिकेंटली, कि वहाँ के जो कॉरपोरेट हैं वो इंडियन जो भी अपना जो बैंक अकाउंट होल्ड कर रहे हैं वो इसमें पैसा रख रहे हैं रुपये की टर्म्स में। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, रिसेंट विजिट, उन्होंने ये बोल दिया था कि 2030 तक हम $100 बिलियन तक ट्रेड कर लेंगे, और इतनी अमेजिंग फिगर्स अगर आएंगी तो ये पॉसिबल भी है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, ऑब्वियसली अच्छा ही है। तो इंडियन बिजनेसेस आर अर्ज टू एक्सप्लोर सेक्टर्स लाइक ऑटो कंपोनेंट्स, एविएशन, केमिकल, कि हम इन चीज़ों में भी हम एक्सपोर्ट के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब तो हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर वगैरह और दूसरी किस्म के सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट्स में, तो हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। देयर आर कंसर्न्स दैट चाइनीज़ बिजनेसेस आर बेनिफिटिंग फ्रॉम सैंक्शंस बाय फिलिंग द वॉइड लेफ्ट बाय वेस्टर्न कंट्रीज़। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को उतने अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाया जितना कि चाइना ने करा है। उसको सामान की ज़रूरत थी, वेस्ट से आना बंद हो गया, तो सारा का सारा चाइना से आया है। हम थोड़ा सा इसमें शेयर बढ़ा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कंपटीशन में। चलिए आगे चलते हैं। इसरो हैज़ अ प्रॉब्लम, मैनी रॉकेट्स बट टू फ्यू सैटेलाइट्स टू लॉन्च। अब ये एकदम उल्टी प्रॉब्लम हो गई। हमने कुछ साल पहले तक या कुछ महीनों पहले तक भी ये प्रॉब्लम देखी थी कि हमारे पास सैटेलाइट्स के अंबार पड़े हुए थे, हमारे लॉन्चेस उतने नहीं थे, लॉन्च व्हीकल उतने नहीं थे। अब क्या है, हमारे लॉन्च व्हीकल ज़्यादा हो गए हैं और इतने ज़्यादा सैटेलाइट हैं नहीं कि हम लॉन्च कर सकें। अब जो इसरो है उसकी एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बिल्ड करके उसके ऊपर सैटेलाइट करके लॉन्च करने का जो टाइम है उसको सिग्निफिकेंटली कम कर दिया है। हम एक साल में 12 से ज़्यादा सैटेलाइट, 12 से ज़्यादा लॉन्चेस बड़े आराम से कर लेते हैं। ठीक है, अब इतने लॉन्चेस कर लेते हैं, हमारे पास अब सैटेलाइट नहीं है। क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, प्रॉब्लम कई फोल्ड है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि डिमांड ड्रिवन मॉडल पे आएंगे, इस सारी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कई सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। क्या, एक तो ये है कि हम रिसर्च पे ज़्यादा जाएं और ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारे जो रिसर्च टीम्स हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए भेजें। एक्सप्लोरेटरी सैटेलाइट्स जो हैं कि मान लीजिए हम चांद को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, मंगल को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, सन को करना चाह रहे हैं, जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1 है ना, ये इनके लिए रोबस्ट लॉन्च व्हीकल की कैपेबिलिटी चाहिए। अब पहली बात, हम रिसर्च पे जाएं और ज़्यादा सैटेलाइट्स हम ले पाएंगे, बट इसमें एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि ये सारी हैवी सैटेलाइट्स हो सकती हैं, अगर ज़्यादा कंपोनेंट्स ऊपर लेकर जाने हैं हैवियर सैटेलाइट होंगे, बट हमारे पास हैवी लॉन्च व्हीकल नहीं है। हमारे जो लॉन्च व्हीकल हैं GSLV Mark 3 वो 4 टन तक की सैटेलाइट ले जा सकता है। इससे ऊपर की सैटेलाइट, इनफैक्ट हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT अक्सर जो हमारी होती हैं 5-5, 6-6 टन की हो जाती हैं। हम इंडिया से उन्हें लॉन्च ही नहीं कर पाते। उनको लॉन्च करने के लिए एरियन 5 रॉकेट फ्रांस का है, उनकी मदद लेनी पड़ती है और फिर लॉन्च होता है। तो पहली चीज़ ये, हमें रिसर्च की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। दूसरी चीज़ ये, रिसर्च हो भी गई तो हमें हैवियर सैटेलाइट के लिए हमारे पास लॉन्च व्हीकल का है ना, तो हमें करना क्या है, इसके लिए एक हैवी लॉन्च व्हीकल के ऊपर बात चल रही थी, ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, कि ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल 3 है, जो जिसको GSLV Mark 3 हम बोलते हैं, वो जो LVM-3 है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें टॉप मोस्ट जो हमारे पास, एक ना मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे लॉन्च व्हीकल का। देखिए, GSLV Mark 3 हमारा किस टाइप का रॉकेट है? 3 स्टेज का रॉकेट है। पहला स्टेज है हमारे 2 बूस्टर्स जो हैं। ये जो 2 बूस्टर्स हैं, पहले सॉलिड फ्यूल इनके अंदर होता है, ये किसी हाइट तक जाते हैं, ये स्ट्रॉपॉन्स हट जाते हैं, उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज चलती है जो कि लिक्विड स्टेज है। ठीक है, और उसके ऊपर ये स्टेज क्या करती है, हमें आउटर स्पेस में पहुंचा देती है। आउटर स्पेस में हमारे पास एक क्रायोजेनिक इंजन होता है, क्रायो स्टेज होती है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन मतलब सुपर कूल्ड, इसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडेंट होता है। मतलब एक तो लिक्विड ऑक्सीजन होगा इसके अंदर और एक क्या होगा, लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी मदद से सबसे ऊपर वाली स्टेज चलती है, जो कि हमारी जो तय ऑर्बिट है वहाँ तक सैटेलाइट को पहुँचा देती है। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल हो। हम इन टेक्नोलॉजीज़ को और बेहतर यूज़ करेंगे। अपर स्टेज के लिए बहुत एफिशिएंट इंजन मिल गया, मज़ा आ गया है।
हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सेकंड स्टेज के लिए एक और बेहतर इंजन हो सकता है। ठीक है, हम अभी विकास इंजन लिक्विड स्टेज यूज़ करते हैं, उससे बेहतर क्या इंजन हो सकता है कि हम लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करें। देखिए इतनी ज़्यादा थ्रस्ट की हमें ज़रूरत होती है, हमें प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है यहाँ पे जलाने के लिए, तब जाकर उतना फोर्स मिलता है ऊपर की तरफ का। लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करें और इसके साथ हम केरोसिन यूज़ करें। ठीक है, केरोसिन, ठीक है, हम केरोसिन यूज़ करें। ठीक है, एविएशन ग्रेड का केरोसिन होता है, बहुत ही हाई प्योरिटी का केरोसिन होता है। हम केरोसिन लिक्विड ऑक्सीजन में जलाएंगे तो और ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगी, उससे हम क्या कर पाएंगे, हम जो चाह रहे हैं कि 10 टन तक की सैटेलाइट हम लॉन्च कर पाएँ, हम ये कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहली प्रॉब्लम दिखाई दी कि हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, उतनी हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए है नहीं। दूसरी प्रॉब्लम दिखाई दी कि हमें हैवियर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम रिसर्च पे पैसा लगा सकते हैं। दूसरा, ये वाली चीज़ जल्दी डेवलप हो जाए, इसको हम कहते हैं सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। सेमी क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, फुल्ली क्रायोजेनिक स्टेज थी, जो ऑक्सीडेंट है वो भी लिक्विड है, सुपर कूल्ड है, और हाइड्रोजन जो है फ्यूल है वो भी लिक्विड है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन तो सुपर कूल्ड है लेकिन केरोसिन नॉर्मल टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो आधी चीज़ सुपर कूल्ड है, आधी चीज़ नहीं है। और ऑक्सीजन आपको पता होगा ये दोनों ही चीज़ें -200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इस टेम्परेचर पर रहती हैं। इनफैक्ट हाइड्रोजन तो आई थिंक -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो बहुत ठंडा हमें रखना पड़ता है ये फ्यूल। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर ये चीज़ कर ली हमने, ये सेमी क्रायोजेनिक बना लिया, हम 10 टन को कर पाएंगे, तो दूसरा चैलेंज हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा चैलेंज ये है, हमें पार्टिसिपेट कराना है हमारे कॉलेजेस को, एकेडमिया को और बिजनेसेस को, उनको ये, और गवर्नमेंट्स को इनफैक्ट उनको ये विश्वास दिलाना है कि उनके जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक टेक्निकल सोल्यूशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए दिल्ली एनसीआर की में जितनी सरकारें हैं, इनको करना यह है कि जितना भी पोल्यूशन है उसको लगातार मॉनिटर करना है। आप इसरो के पास जाइए, वो एक सोल्यूशन बना कर देंगे कि आप कैसे लाइव मॉनिटर कर सकते हैं, ऊपर एक सैटेलाइट छोड़ देंगे। अगर उन्हें ये देखना है कि जितने हमारे जलाशय हैं, यानी कि जो कि वाटर टैंक्स वगैरह हैं, रिजर्वायर्स हैं, उनको कैसे हम वापस भरें, या कौन सी जगह हैं जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है ना, जो जितना भी उसके ऊपर मतलब पॉन्ड्स को, नेचुरल पॉन्ड्स को भरकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग हम ऊपर से कर सकते हैं। ये जो हमारी, और बहुत सस्ते में कर सकते हैं। इन ऐसे ही बिजनेसेस के लिए कई सारे सोल्यूशन है। मान लीजिए कोई इंटरनेट की कंपनी इंटरनेट लॉन्च करना चाह रही है ना, ये सारे सोल्यूशन इसरो दे सकता है। तो कहने का मतलब है एकेडमिया नहीं, सिर्फ एकेडमिया नहीं, गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस को भी अवेयर करना पड़ेगा हमें कि वो ऑर्डर्स दें इसरो को। ठीक है, तो ये है हमारी प्रॉब्लम। तो क्या है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर डायनामिक्स यही चीज़ कह रहे हैं कि हमें क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाना पड़ेगा एंड अ रिलायबल कस्टमर बेस टू प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार लगातार उन्हें काम देती रहे और प्राइवेट सेक्टर की भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होते रहे। उसके लिए हमारे पास क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स मौजूद हों, और ये सारी चीज़ें है ना, जैसा कि स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, इनकी लॉन्च सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही हम लॉन्च सर्विसेज हैं और आराम से हम प्राइवेट प्लेयर से लॉन्च करवाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स आसाम रेजिडेंट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरटर्न्स फॉरेन ट्रिब्यूनल्स डिसीजन। ठीक है, अब है क्या कि देखो, ऐसा था कि यहाँ पे कोई मोहम्मद रहीम अली थे, जो कि आसाम के रेजिडेंट थे और सिटीज़न ऑफ इंडिया ऐसा माना जा रहा है, और जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये इंडियन नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा है, इनका ये कहना था कि ये एक्चुअली रेजिडेंट रहे हैं 1965 से। ठीक है, उसके लिए उनके पास कंफर्म डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अलॉन्ग विद हिज सिबलिंग अपीयर्ड इन 1985 वोटर लिस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये मतलब 1965 बहुत पहले से, एनआरसी के लागू होने से पहले से रह रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या थी, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने करा क्या कि उन्होंने ये कहा कि आपका जो नाम है उसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही है वोटर लिस्ट के साथ। और ये एक प्रॉब्लम है कि अगर नाम में डिस्क्रिपेंसी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और ये मैच नहीं कर रही, तो फिर ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो सिटीज़न है कि नहीं। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ है क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ जो सिटीज़न है उसके ऊपर है। ठीक है, ना कि सरकार के ऊपर कि वो प्रूव करे कि वो सही है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि
यहाँ पे इनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई थी और यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है क्या कि सेक्शन 9 फॉरेनर्स एक्ट 1946 प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन इंडिविजुअल एलिज टू बी अ फॉरेनर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन वेदर दिस सेक्शन परमिट्स द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू रैंडमली अक्यूज इंडिविजुअल ऑफ बीइंग फॉरेनर्स। अगर ऐसे उठा के किसी को करना शुरू कर दिया कि ये फॉरेनर है, ये फॉरेनर है, किस बेसिस पे आप अक्यूज़ कर रहे हैं कि ये फॉरेनर है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो पहली बार ये केस उठा तो उस केस का पिटिशनर कौन था, अगर उसने क्या सबूत दिया था पहली बार। इनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि द कोर्ट फाउंड नो एविडेंस अगेंस्ट अली एंड नोटिस द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हु फाइल्ड द कंप्लेंट और द सोर्स ऑफ क्लेम दैट अली वाज फ्रॉम मेमन सिंह बांग्लादेश। ठीक है, और उन्होंने कहा है बेशक बर्डन ऑफ प्रूफ इस व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ केस लॉन्च करने से पहले एक इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ फिर भी पड़ता है पिटिशन डालने वाले के ऊपर। वो कोई मतलब वहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा कि कोई केस है या कोई पिटिशनर है। द कोर्ट एम्फसाइज दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज कैन ओनली बी डिस्चार्ज वंस द स्टेट हैज शेयर्ड द बेसिस ऑफ इट्स एलिगेशन। दिस शेयरिंग ऑफ मटीरियल इज एसेंशियल टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्योंकि नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि भाई कम से कम कोई एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि इस पूरी चीज़ से मतलब अफेक्टेड हो, है ना। यहाँ पे कोई अफेक्टेड पार्टी नहीं है जिसने कोई इस टाइप से पिटीशन डाली हो। तो दिस शेयरिंग ऑफ मटीरियल या कोई एविडेंस दिया हो इनिशियली, तो दिस शेयरिंग ऑफ मटीरियल इज एसेंशियल टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हिच मैंडेट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। ठीक है, तो बस यही बात है। तो इन्होंने क्या करा है कि इनको ये दे दी है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, एनआरसी है क्या, एक बार चले जाते हैं। जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, आप ध्यान से देख लें। ठीक है, एनआरसी है क्या, चलो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, एनआरसी आ गया। देखो क्या है कि इट इज़ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड of legal citizens of India. The purpose of this record is to identify and deport illegal migrants. ठीक है, तो सबसे पहला जब सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी हर सिटीज़न की। तो हमारा एक नेशनल सिटीज़न रजिस्टर बना था और इसके अंदर सारे सिटीजन्स जो थे वो लिस्टेड थे। ठीक है, तब के बाद से दोबारा एनआरसी बनी नहीं। ठीक है, लेकिन आसाम में ये अपडेट होती रही है लगातार, सिर्फ और सिर्फ आसाम में अपडेट हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि पूरे देश में होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। डेटा हमेशा अपडेट होना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनआरसी है, यहाँ पे जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो बर्डन ऑफ प्रूफ लोगों पे डाल के रैंडम केस उठा देती है, और जहाँ पे कि माइनर स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर भी किसी को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी पहुँच रही हैं। ठीक है, और ठीक है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने इस जो केस था उसको स्क्वैश कर दिया। बस इतनी सी बात है। इसको आप सीए से कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो अलग है। वो ये है कि जो इंडिया के नेबरहुड है जहाँ पे भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदूज और दूसरी माइनॉरिटीज़, वो जब इंडिया में रहेंगी उनका जो सिटीजनशिप लेने का तरीका है उसको आसान कर दिया गया है। उन्हें लगातार 11 साल नेचुरली इंडिया में रहने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ 5 साल में उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये बाहर वालों के लिए है, एनआरसी अंदर वालों के लिए है। ठीक है, चलिए। सेंटर सेट्स अप कमिटी टू इन्वेस्टिगेट आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़गर्स कैंडिडेचर एंड एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट। अब देखिए, याद रखिए, ये हैं कौन। हुआ क्या था कि पूजा खेड़गर ने करा क्या, एकदम से न्यूज़ में आ गई थी कि उन्होंने अपनी ऑडी कार के ऊपर एक बीकन लगा लिया था सरकारी। ठीक है, और फिर एकदम से ऑब्वियसली न्यूज़ में आ गई, और फिर पड़ताल हुई, लोगों ने पड़ताल करी और ये पाया कि एक्चुअली ये 2 कोटा से यहाँ पर आए हैं। एक तो ओबीसी कोटा है और एक है फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा, और दोनों में ही क्वेश्चनेबल क्रेडेंशियल्स हैं। क्या है प्रॉब्लम। इन्होंने 21 रैंक हासिल करी थी। ये मेरे को आइडिया नहीं कि कब हासिल करी थी। एनीवे, पॉइंट ये है कि आईएएस हो गई थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि स्क्रूटनी ऑफ ओबीसी एंड पीएच सर्टिफिकेट्स। अभी हम रूल्स पर आएंगे, क्या कह रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि डीओपीटी ने 1993 सर्कुलर मैंडेट्स नहीं रुकिए। क्या प्रॉब्लम है कि इनके जो फादर हैं वो एक सिविल सर्वेंट रहे हैं।
ठीक है। और रूल्स ये कहते हैं कि 40 की उम्र से पहले अगर वो ग्रेड ए ऑफिसर हो जाते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ग्रेड ए या ग्रेड बी, तो फिर वो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में नहीं होंगे, वो क्रीमी लेयर में होंगे। अगर वो क्रीमी लेयर में हैं तो इनके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पेरेंट्स के लिए नॉन क्रीमी लेयर का जो थ्रेशोल्ड है वो इनकम है 8 लाख एनुअली, ठीक है। और ये ऐसा एलेज करा जा रहा है कि ये जो थ्रेशोल्ड्स हैं इनकी बीट नहीं हो रही हैं, तो कहने का मतलब है जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं पीएच सर्टिफिकेट के ऊपर भी। पीएच सर्टिफिकेट के ऊपर क्यों क्वेश्चन करा जा रहा है, उसके लिए क्या है कि खेडकर एज अ हिस्ट्री ऑफ लीगल बैटल्स इंक्लूडिंग अ केस रिगार्डिंग अर पीएच स्टेटस, फिजिकली हैंडीकैप स्टेटस। तो सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑर्डर फ्रॉम February 23, 2023 noted that despite multiple attempts, she did not undergo a scheduled medical examination and submitted an MRI report from a private facility instead। ये चेक करने के लिए कि वाकई में उनकी डिसेबिलिटी है कि नहीं, आई थिंक लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात थी, और ये चेक करने के लिए वाकई में वो डिसेबिलिटी है कि नहीं, एम्स में जाना था इन्हें चेकअप के लिए, और वो वहाँ पर नहीं गई हैं और उसकी जगह उन्होंने एक प्राइवेट रिपोर्ट सबमिट कर दिया। तो ये क्वेश्चनेबल है कि उनका जो पीएच स्टेटस है वो एक्चुअली लागू होना भी चाहिए था कि नहीं। तो दोनों ही उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे एक चीटिंग की आशंका जताई जा रही है, ठीक है। तो अब ऐसे में होता क्या है, हमारे पास रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स ये कहते हैं कि पहला, रूल नंबर 3 कहता है कि इंटीग्रिटी, और रूल नंबर 4 स्पेसिफाइज दैट ऑफिसर्स मस्ट नॉट यूज देयर पोजीशन टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स। ये पॉसिबल है कि उनके फादर जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करा ये सब काम करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर 2014 के सब रूल्स वर एडेड रिक्वायरिंग ऑफिसर्स टू अपहोल्ड हाई एथिकल स्टैंडर्ड, और ये सब ठीक है। ऑफिसर्स मस्ट मेक डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड। हाँ, अब इसके अलावा क्योंकि ये प्रोबेशन पे है, प्रोबेशनर्स इंक्लूडिंग खेडकर आर सब्जेक्ट टू एडिशनल रूल। क्या कि रूल्स गवर्न देयर कंडक्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड प्रोबेशनरी पीरियड। जैसे कि उन्होंने प्रॉब्लम क्या करी थी कि अपनी ऑडी के ऊपर बीकन लगा दिया, ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ड्यूरिंग विच they receive a fixed salary and travel allowance but not full benefit confirmed to IAS officer। मतलब वो बीकन लगा कर ही नहीं चल सकती थी, अपनी प्राइवेट कार पे लगा लें तो वो तो है ही गलत, ठीक है। रूल 12 आउटलाइंस सर्कमस्टांसेस फॉर डिस्चार्जिंग प्रोबेशनर्स इंक्लूडिंग इनएलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट। मतलब अभी जो इनकी इनएलिजिबिलिटी हो गई ना, क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट गलत लगाया, तो अगर ये हैं तो फिर उनको डिस्चार्ज करा जा सकता है। निगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज़, लैक ऑफ नेसेसरी क्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, और प्रोबेशन के बीच में उनको निकाला जा सकता है। तो ये सारे रूल्स हैं जो कि हो सकता है इनके ऊपर अप्लाई हो जाएं, ठीक है। तो हमारी न्यूज़ क्या कर रही है कि सेंटर ने एक कमेटी लगा दी है ये सारी चीज़ें देखने के लिए, और इन रूल्स के बेसिस पे ऑब्वियसली फिर इनको जज करा जाएगा। आगे चलते हैं। TISU soon की रिवर्स टू बी हार्नेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नागालैंड टू इनेबल कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो ये है क्या, देखिए 2 नदी हैं यहाँ पे, एक तिजू नदी है, यहाँ आपको शायद नाम ठीक से नहीं दिख रहा होगा, एक जुनकी नदी है। ये दोनों नदियाँ मिलकर फिर आगे इरावदी वगैरह नदी में मिल जाती हैं ये नदियाँ, ठीक है। एनीवे हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों को, पहली बात इंडिया ने करा क्या है, नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर दिया है। नेशनल वाटरवे होता क्या है, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं ना, वैसे नेशनल वाटरवे, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी वाटरवे को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर दे और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करे, ताकि वहाँ पे जो बोट्स हैं और शिप्स हैं वो जा सकें, ठीक है। तो ऐसा ही हमने कुछ करा है। इसको 101 नेशनल वाटरवे 101 बोला गया, एंड दोयांग रिवर लेक, ठीक है। इन सबको बूस्ट कर, टूरिज्म और कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए इसको डेवलप करा जाएगा। बस इतनी सी ही बात है जो कि ये कह रहे हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिया एम्स टू, बस आपको याद रखना है कि ये जुनकी और टीजू नदी है का नागालैंड में, और ये नेशनल वाटरवे हैं, नेशनल वाटरवे 101, ठीक है। इंडिया एम्स to become leading aviation hub with 4 billion MRO industry by 2030, यूनियन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू ने ऐसा बोला है। MRO क्या होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। किस चीज़ का मेंटेनेंस या रिपेयर, एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों का, यानी कि हमारे फ्लाइट्स वगैरह का, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट्स वगैरह का उनका मेंटेनेंस, उनका रिपेयर और उनका ओवरहॉल
क्यों हम चाह रहे हैं इसको बूस्ट करना? क्योंकि इंडिया के एयरक्राफ्ट चलते हैं इंडिया में है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेस है जिसको वो ट्रैवल कराते हैं इंटरनेशनली भी नेशनली भी। लेकिन जब रिपेयर की बात आती है ये सारा बिजनेस सिंगापुर में चला जाता है। इनफैक्ट ये बिजनेस श्रीलंका में कोलंबो के पास चला जाता है, इंडिया में नहीं आता। इंडिया के पास जब एयरक्राफ्ट हैं तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर इनकी रिपेयर होनी चाहिए। बाहर क्यों जाने चाहिए रिपेयर होने के लिए? तो यहाँ पर हमें इंडस्ट्री को बेटर करना पड़ेगा। और हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली बात, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तो चलो बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा GST आई था। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि जितना भी GST है, जितने भी प्रोडक्ट हैं MRO से रिलेटेड, सब पे यूनिफॉर्म GST लगेगा, 5% इससे ज़्यादा नहीं होगा, IGST लगेगा। ठीक है जी। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने अनाउंस्ड यूनिफॉर्म 5% IGST ऑन ऑल एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स इफेक्टिव फ्रॉम 15 जुलाई 2024। तो पॉलिसी एम क्या कर रही है कि हमारा डोमेस्टिक मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल MRO इंडस्ट्री जो है वो स्टेब्लिश हो जाए और ग्लोबली हम कुछ कर पाएँ। ठीक है, बस इतनी ही बात है। हमारे आत्मनिर्भर भारत के गोल से अलाइन कर रही है ये वो। ठीक है, और ये जो GST के रेट हैं इस मीटिंग में तय करे गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस क्या हमारे एम इंपॉर्टेंट है। हमारा एम है $4 बिलियन की इंडस्ट्री में 2030 तक बनना है। इसके लिए हमने 5% कर दिया GST, याद रखना, बस इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट, इंडिया प्लान्स टू टैकल नॉन टैरिफ बैरियर्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट टू रशिया। हमने देखा था हमें $100 बिलियन बाय 2030 करना है। कैसे करेंगे? नॉन टैरिफ बैरियर हटा के। कौन से होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। सैंक्शंस होते हैं कि हमने किसी पे सैंक्शन लगा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर लगा दिया कि भाई इनके साथ तो ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे कि USA ने करा है रशिया के साथ। कोटा लगा दिया, भाई इतने टन से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट नहीं होगा। वीट है, इतने ही टन एक्सपोर्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कोटा लगा दिया। एम्बार्गो लगा दिया कि कुछ आइटम बस ट्रेड नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें ट्रेड हो पाएंगी। तो सैंक्शन ही है उसका छोटा वर्जन, जहाँ पे कुछ ही आइटम पे ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। और फिर लाइसेंसेस कि एक ही बंदा है या ये सेट ऑफ बंदे हैं खाली जो कि ट्रेड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ है। हम ये क्या कि ये एम्बार्गोज वगैरह सैंक्शंस वगैरह लगे हुए हैं, इसको साइडलाइन हमें करना है। जो सैंक्शंस रशिया पे लगे हैं उनको साइडलाइन कैसे करेंगे? रूबल ट्रेड करके, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। इंपोर्ट्स कंटिन्यू टू आउटपेस ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स बाय 9.4%। यहाँ पे है हमारा चार्ट ट्रेड डेफिसिट का। हम बहुत तेज़ी से, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 2.5%, इतने $1 बिलियन, बट इम्पोर्ट्स राइजिंग डबल द पेस। जो ट्रेड गैप है हमारा $20 बिलियन का हो गया है। हम लगातार इतना बड़ा डेफिसिट करते जा रहे हैं, है ना। ये हमारा $20 बिलियन का है। तो क्या है कि जनरली अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, दुनिया की इकॉनमी पे डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है हम जितने का इंपोर्ट कर लेते हैं उसको प्रोसेस करके उसका एक्सपोर्ट कर पा रहे होते हैं। जनरली ये चीज़ होती है। बाकी कुछ तो फिक्स एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम करते ही हैं हमेशा, तो ऐसा कुछ है फिलहाल। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के लिए हम कर क्या रहे हैं? PLI स्कीम कर रहे हैं। हम क्या चीज़ इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं? याद रखेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, फिर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और फिर गोल्ड वगैरह, प्रेशियस स्टोन्स, ये सब। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा यहाँ कुछ आया नहीं है। इंपोर्ट्स ग्रू बाय 5%। ये डेटा लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, आप बस ओवरऑल देखिए कि हमारा क्या चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा कि ट्रेड डेफिसिट क्या है हमारा? 9.4% है। ठीक है, और $20 बिलियन का हमारा टोटल डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट परसेंटेज समझो वो। ठीक है, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बीइंग बिल्ट इन रशिया सेट टू बी डिलीवर्ड सून। अब देखिए हो क्या रहा था, हम स्टेल्थ फ्रिगेट नाम पहले समझिए। स्टेल्थ मतलब जो रेडार पे डिटेक्ट ना हो। रेडार क्या होता है? जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, वो रेडियो वेव्स की डिटेक्शन एंड रेंजिंग है कि रेडियो वेव छोड़ जाती है सामने। अगर कुछ रेडार मतलब रेडियो वेव जब रिफ्लेक्ट करके किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं, हम उनको चेक करते हैं। तो कोई अगर क्रॉस सेक्शन बड़ा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो रेडियो वेव टकराकर एक इम्पैक्ट बनाएंगी हमारे डिटेक्शन सेंटर पे, इसको कहेंगे हम रेडार। ठीक है, हम करना क्या चाह, मतलब ये स्टेल्थ का मतलब क्या हो गया कि रेडार पे वो डिटेक्ट ना हो, इस तरीके की उसकी शेप हो। मान लीजिए इस तरह चोंच की तरह बनी हुई है शिप, तो सामने से जो रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट होकर सरफेस से कहीं और चली जाएंगी, वापस नहीं जाएंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेल्थ है। और फ्रिगेट्स क्या हैं? अटैक शिप्स को कहते हैं, मीडियम साइज़ की। तो ये क्या है कि इंडिया ले रहा था इनसे
ठीक है। लेकिन हो क्या रहा था कि क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शन था तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, हमें दे नहीं पा रहे थे। अब क्या है, बात ये आई है कि अब जल्दी डिलीवर हो जाएंगे इस बार, ठीक है। बस इतनी सी बात है और ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। $1 बिलियन की डील थी, हम 2 फ्रिगेट्स ले रहे थे। $500 मिलियन डील और क्या था, वाइल GSL साइन $500 मिलियन डील विद रोसोबोरोन एक्सपोर्ट फॉर लोकल मैन्युफैक्चर सपोर्ट, ठीक है। हमारा एक वो होता है कोटा कि जितने का हम जनरली इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसका कुछ फिक्स प्रोडक्ट, कुछ फिक्स परसेंटेज उस कंपनी को जहाँ से हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसका कुछ फिक्स परसेंटेज वो क्या है कि इंपोर्ट कर रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चर में, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड्स रेयरेस्ट व्हेल may have washed up on beach in न्यूजीलैंड। रेयरेस्ट वेल कौन सी है, इसका बस स्पेड टूथ वेल, बस एक वेल का नाम याद रखो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ आई, न्यूजीलैंड में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इसकी इंपॉर्टेंट बात है। 5 मीटर लॉन्ग है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। वेल हैज़ बीन प्रिजर्व फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस इतना ही है। चलिए, ये थे आज के करंट अफेयर, मिलते हैं कल। थैंक यू।